तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हमने K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको आप लाल दवा के नाम पे जानते हो। काफ़ी इसमें क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा, संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक। और महत्वपूर्ण यौगिक में नंबर 2 पर हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैंने लिखा KMnO4। तो KMnO4 को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। किस नाम जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहाँ से आप एक बात क्लियर होनी चाहिए कि कल आपने एक तो पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, आज हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर इनके आयनों की विशेषकर बात होती है। देखो यहाँ से अगर K+ बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, MnO4-। एक तो ये बन सकता है, दूसरा एक आयन और बनता है इसमें MnO4-। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। MnO4-, इसमें मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +7 है। MnO4-, इसमें मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +6 है। क्लियर बात। अब देखो इस आयन को हम बोलते हैं परमैंगनेट आयन और इसको हम बोलेंगे मैग्नेट आयन। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे पोटेशियम परमैंगनेट तो -1 है तो प्लस का 1 K जुड़ जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट आयन है तो इसका मतलब 2 माइनस के तो 2 जोड़े K2 हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहले इस चीज़ को पकड़ लेना चाहिए, MnO4- है तो परमैंगनेट आयन, MnO4-, है तो मैग्नेट आयन। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ मैं 2 बातें और बता दूं कि जो परमैंगनेट आयन होता है वो गहरे बैंगनी रंग का होता है, गहरे बैंगनी रंग का होता है। परमैंगनेट आयन कैसा होता है, गहरे बैंगनी रंग का होता है, जबकि आपका मैग्नेट आयन होता है वो हरे रंग का होता है। कैसे होता है, हरे रंग का होता है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहली बात तो क्लियर है। अब सीधा सा पॉइंट आता है इनको बनाने की विधि, बनाने के बारे में बात करेंगे। जो नॉर्मली इनका उपयोग है वो ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। और इसी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को हम नॉर्मली लाल दवा के रूप में बाजार से खरीदते हैं, जिसका प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। किसके, पानी के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लाल दवा। तो इसकी बनाने की 3 विधियाँ दे रही, कि नॉर्मल विधि है, दूसरी प्रयोगशाला विधि और तीसरी इसकी विधि होती है जो औद्योगिक विधि। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ लिख रहे हैं हम बनाने की विधि। तो बनाने की विधि की में पहले हम क्या कर रहे हैं कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्षारीय हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ गलित किया जाता है, जिससे हमें गाढ़े हरे रंग का मैग्नेट आयन प्राप्त होता है। फिर इस मैग्नेट आयन को अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाई जाती है, जिससे अपने को परमैंगनेट आयन प्राप्त होता है। तो इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करें, लिखते हैं इसके लिए कि MnO2 को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड या पाइरोलूसाइड भी इसको कहा जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3, क्या लिखा है, KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ गलाया जाता है, गलित किया जाता है, जिससे गाढ़े हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है।
पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट देता है। पर तो लैंग्वेज याद होनी चाहिए। फिर हम रिएक्शन की बात करेंगे। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्षारीय हाइड्रोक्साइड और KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ इनको गलाया जाता है, जिससे आपको पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। अब देखो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। MnO2, तो यहाँ लिख दिया मैंने MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रिया किससे, क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड। अब क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में हमें सीधी बात है, हमें पोटेशियम प्राप्त करना है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, यहाँ पे KOH ले लिया, प्लस वायु की आवश्यकता तो पड़ेगी गलाने के लिए, और कैसे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, KNO3 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में किया जाता है। अभी रिएक्शन को समझने की कोशिश करना कि इस रिएक्शन में होता क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा। जो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा, -2 है, तो यहाँ 2 पोटेशियम जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, K2MnO4, K2MnO4। तो पोटेशियम मैग्नेट आपको प्राप्त हो गया। साथ में इसमें जल बन जाएगा 2H2। रिएक्शन को इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ 4, तो ये आपके 2 हो गए। ये क्वेश्चन आपकी होगी। तो क्या हुआ, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ इसको गलित किया, तो पोटेशियम मैग्नेट आयन प्राप्त हुआ। अब ये पोटेशियम मैग्नेट आयन या तो उदासीन माध्यम में या अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो इसको आयन के रूप में लिख ले, रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। MnO4 2-, क्लियर हो गया, मैग्नेट आयन हो गया। अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं H+। अब सीधी सी बात, अम्लीय माध्यम में तो ये किस में परिवर्तित होगा, परमैंगनेट में, तो MnO4 2-, MnO4 2- में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन को समझने के लिए देखो, इसके हमने 3 अणु लिए, तो इसमें कंडीशन होते हैं 3, तो ये बन जाएंगे आपके, 2 ये बनेगा, प्लस 1 बन जाता है MnO2, 2 बच गए, तो इसका मतलब 2 के लिए 4H, प्लस 2 जल के अणु यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई बिल्कुल। अब देखो यहाँ हमने गलती कर दी कि देखो ये -2 लगने का, तो मतलब ये आयन हो गया, यहाँ क्या होगा, -1, तभी तो परमैंगनेट आयन बनेगा। तो इन रिएक्शनों को हम इस आयनों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इक्वेशन है, 2-3 बार लिखोगे तब जाके दिमाग में सेट होगी, एक बार पढ़ने से आपको इजीली याद नहीं होगी। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूँ, हमने स्टार्ट क्या किया था आज की क्लास में, KMnO4 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको किस नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको नॉर्मली हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लाल दवा। इसमें 2 आयन बार बार रिपीट होंगे। एक आयन तो होता है MnO4-, जिसको हम बोलते हैं परमैंगनेट आयन, जो कैसा रंग का होगा, बैंगनी रंग का, और MnO4 2-, जिसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, जो होता है हरे रंग का। अब क्लियर याद रखना, MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीकरण +7 होता है, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण +6, ये आप ज्ञात भी कर सकते हो। पहले बनाने की नॉर्मल विधि इसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड और KNO3 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक के साथ गलित किया जाता है, जिससे पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तो सेम रिएक्शन दी, MnO2 + KOH और वायु की उपस्थिति में KNO3 जैसे ऑक्सीकारक लिया, तो क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट आयन बन गया। अभी पोटेशियम मैग्नेट आयन या तो उदासीन माध्यम में या अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो पोटेशियम मैग्नेट अम्लीय माध्यम में, तो पोटेशियम परमैंगनेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसकी एक प्रयोगशाला विधि है और एक औद्योगिक विधि, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा दे इसको, सब कर दें यहाँ से। अब देखो इसके बाद अगर आगे हम बात करें, तो यहाँ से आप समझो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, हम ले लेते हैं प्रयोगशाला विधि। इसकी जो दूसरी विधि हम ले रहे हैं वो एक तो गई, और नंबर 2 पे यहाँ लिखते हैं प्रयोगशाला विधि।
क्या लिखा है, प्रयोगशाला विधि। तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या करते हैं, Mn2+ आयन के लवण, क्या लिखा है, Mn2+ आयन के लवण, Mn2+ आयन के लवण पर ऑक्सो डाइसल्फेट, क्या लिखा है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, फॉर्मूला जरूर याद करना, H2OH 2- द्वारा ऑक्सीकृत होकर, के द्वारा ऑक्सीकृत होकर पर मैग्नेट, कौन सा आयन, पर मैग्नेट आयन देता है, पर मैग्नेट बनाता है या आयन देता है। Mn2+ आयन के लवण परऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर पर मैग्नेट बनाते हैं। रिएक्शन समझना, जब मैग्नीज है तो मैंने लिख दिया Mn2+, क्रिया किससे, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट के लिए लिख दो H2OH 2- साथ में जल के अणु। अरे सीधी सी बात क्लियर होनी चाहिए, बनता क्या है वो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये Mn किस में परिवर्तित हो जाएगा, MnO4- में, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आपका सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जो जल के अणु है जो इस रिएक्शन में ये 2 लिया, ये 8 और ये 5 और ये 8, तो इक्वेशन देखते तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 10 + 16H+ इसमें बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन मैंने आपको इक्वल कर दी है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन को इक्वल करने में काफ़ी परेशानियाँ आती, तो विषय जान ये, तो इसको लैंग्वेज के रूप में याद करना कि Mn2+ आयन के लवण परऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत हुआ तो क्या बना दिया, परमैग्नेट बना देता है। इसकी तीसरी विधि को अगर हम लिखना चाहें तो वो है आपकी औद्योगिक विधि, अर्थात इनका पोटेशियम परमैग्नेट का जो उत्पादन किया जाता है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ये जस्ट पहले वाली विधि से मेल खाती है कि MnO2 का क्षारीय ऑक्सीकारक द्वारा क्षारीय ऑक्सीकारक के साथ गलित करते हैं तो मैग्नेट आयन प्राप्त होता है, जिसका विद्युत अपघटन विधि द्वारा, जिसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा परमैग्नेट में परिवर्तित किया जाता है। तो लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि शॉर्ट में MnO2 को क्षारीय ऑक्सीकारक के साथ, MnO2 को क्षारीय ऑक्सीकारक, जो बेटा ये रिएक्शन थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं कैमरे को, अगर आप पूरा नहीं आ रहा तो अब नज़र आ जाएगा। चलो हाँ, उम्मीद है अब बिल्कुल नज़र आ गया होगा आपको, क्योंकि कुछ रह जाता है। तो क्लियर होगी बात कि MnO2 को क्षारीय ऑक्सीकारक के साथ, MnO2 को क्षारीय ऑक्सीकारक के साथ गलाने पर मैग्नेट आयन प्राप्त होता है, जिसका वैद्युत अपघटन करने पर परमैग्नेट आयन प्राप्त होता है। तो बेटा लैंग्वेज के रूप में लिखना आना चाहिए, बाकी कोई परेशानी नहीं। समीकरण में इतनी देखो सेम उसी के तरह याद करना, क्या क्या था आपने MnO2 लिया था, इसकी क्रिया किससे करवाई थी, KOH व O2, और साथ में ऑक्सीकारक के रूप में आपने क्या लिया था, KNO3। तो ये MnO2 किस में परिवर्तित हो गया था, MnO4 2- में, मैग्नेट आयन हो गया। अब इस MnO4 2- का आप क्या कर दो, वैद्युत अपघटन, क्या कर दो, वैद्युत अपघटन, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, MnO4- पर मैग्नेट आयन प्राप्त हो जाता है। तो ये
पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन बनाने की जो विधियाँ थी वो तीनों मैंने लिखवा दी है। क्या डिफरेंस होता है, विशेषकर एक इतनी सी याद है, अगर आप मैग्नेट और परमैंगनेट आयन को ढंग से याद कर लोगे तो फिर आगे आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर अब हम इन आयन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है या प्रतिचुंबकीय होती है। इसके अलावा इनके रंग मैंने पहले बता दिए, फिर से हम लिख लेंगे जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो आगे बात करें। अब दोनों आयनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं, जो आपको समझना है कि सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे याद रहे। हम बात करते हैं मैग्नेट आयन MnO4 2-। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी यहाँ पे कि ये लिखा मैंने Mn, इससे 4 ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 4। अब सीधी सी बात, दो तरीके होते हैं, या तो इस कोष्टक को बंद करके -2 लिख लो पर मैग्नेट आयन बनाओ, या 2 ऑक्सीजन पे तो आपने दर्शा दिया माइनस का निशान, बाकी पे 2 पर आपने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, ऐसा कर दो। तो एक इसकी स्ट्रक्चर हो गई मैग्नेट आयन। साफ समझ में आना चाहिए। संरचना कैसी हो गई है, चतुष्फलकीय। इसी प्रकार से अब बात करते हैं परमैंगनेट। तो सेम कंडीशन होगी Mn, ये एक O माइनस का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला साथ में लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, MnO4 2-। क्या नाम दिया आपने, मैग्नेट आयन MnO4-। क्या नाम दे दिया इसको, परमैंगनेट आयन। स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मैग्नीज के साथ 4 ऑक्सीजन है, 2 पर माइनस आ जाएगा, मैग्नीज के साथ 4 ऑक्सीजन 1 पर माइनस, बाकी से डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन पे माइनस होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ ही होगा। अब इसके बाद जो मैग्नेट आयन होता है वो कैसे रंग का होता है, हरे रंग का। परमैंगनेट आयन होता है वो घेरे बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का, घेरे बैंगनी रंग का होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और कि इस मैग्नीज, यह समझाऊँ मैं आपको कि इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना था, +6। इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +7। अब सीधी बात है, मैग्नीज के बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। इसका मतलब यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसके पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास 7 थे तो 6 बाहर निकाल दिए तो कितना बच गया, 1। तो इसके पास एक एकमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होता है, और इसके पास एकमित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। संरचना दोनों की कैसी होती है, बिल्कुल यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहीं आप भूल जाओ कि चतुष्फलकीय। दोनों की संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय। कैसी होगी, चतुष्फलकीय। यहाँ पे इसके लिए लिख लेना कि मैग्नेट आयन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मैग्नेट आयन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, मैग्नेट आयन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह कैसा होगा, यह अनुचुंबकीय होता है। यह अनुचुंबकीय होता है। ये देख लो कि परमैंगनेट आयन के पास एक भी, क्या लिखा है, परमैंगनेट आयन के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण यह प्रतिचुंबकीय होता है। जिसके कारण ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। एक विषय जो बता दूं, दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन के पी कक्षक तथा मैग्नीज के डी कक्षक में यह अतिव्यापन होने के कारण पाई बंध का निर्माण होता है। दोनों में जो डबल बॉन्ड बनने, तो किसके मध्य बनने, तो ये लग देता हूँ
कि ऑक्सीजन के पी कक्षक, क्या लिखा हमने, ऑक्सीजन के पी कक्षक व मैग्नीज के, ऑक्सीजन के पी कक्षक तथा मैग्नीज के डी कक्षक में, ऑक्सीजन के पी कक्षक तथा मैग्नीज के डी कक्षक में अतिव्यापन होने के कारण पाई बंध बनता है। कौन सा बंध? पाई का मतलब डबल बॉन्ड, पाई बंध बनता है। तो ये थी आपके मैग्नेट। देखो एक सबसे बड़ी बात है कि कभी कभार पेपर जब इजी तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे परमैग्नेट आयन या मैग्नेट आयन के स्ट्रक्चर, या वहाँ पढ़ता है डाइक्रोमेट या क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। ज़रा कोई इतना कंफ्यूजन वाली बातें नहीं कि जिसको आप याद नहीं कर सकते। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अब इसके रासायनिक समीकरणों की बात करते हैं। देखो मैंने कहा कि Kmn परमैग्नेट आयन का ऑक्सीजन +7 होता है, तो +7 से ज़्यादा नहीं तो ये कम होगा, तो अर्थात इसका अपचयन होगा, और इसका अपचयन होगा तो ये दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। सीधी सी बात है, अगर किसी का अपचयन होगा तो वो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, और दूसरे का ऑक्सीकरण होगा तो वो किसी का अपचयन करते। दोनों विक्रियाएं साथ चलती है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात को बढ़ाएं। अभी वो आगे बात करें, जैसे आपने K2Cr2O7 की अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, वैसे ही हमें इनकी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि तो दलील लेते हैं, MnO4 की अपचयन अभिक्रिया, MnO4 की अपचयन अभिक्रिया निम्न होती है। 3 प्रकार से इसकी अपचयन अभिक्रिया होती है, और ये नॉर्मली अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है, जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाली तो आपको याद करनी है। पहले में क्या होता है? MnO4-। देखो कुछ चीज़ें आपकी माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं समझा दूँ। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि एक शब्द तो आता है ऑक्सीकरण, एक आता है अपचयन, क्लियर है? अब एक शब्द आप पढ़ते हो ऑक्सीकारक, देखना जहाँ जिसका अपचयन होता है वो ही किसकी तरह कार्य करता है? ऑक्सीकारक की तरह। थोड़ा सा नाम का जस्ट उल्टा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कार्य करेगा अपचायक की भांति। किसकी भांति? अपचायक की भांति। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखो, अपचयन में जो अप शब्द है वो बना अग्र से। अपचयन में अपशब्द किससे बना? अग्र से। और ग का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण करना, क्या ग्रहण करना? इलेक्ट्रॉन को। तो अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बातें, कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जहाँ ऑक्सीकरण होगा वो किसकी बातें कार्य करेगा? अपचायक की बातें। जहाँ अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक की बातें व्यवहार करता है। इस बात को आप अपने माइंड में एकदम खोपड़ी में फिट कर लो, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। बहुत बार आप सोचिए सर ऑक्सीकरण कह रहे थे यार अपचायक, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, माइंड में फिट कर ले, इसको नोटबुक के ऊपर लिख ले। जब भी आप खोलो तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाए। अब हम आगे, तो अब देखो MnO4- है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो क्या बना लेगा आपका? MnO4-, क्या बन गया? मैग्नेट आयन। दूसरी कंडीशन, दूसरे समीकरण लिखे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसको नोट किया होगा। अब देखो हम बात करें दूसरी रिएक्शन में, इसके अम्लीय माध्यम में ले रहे हम MnO4, 4H+ और 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो MnO4- है वो MnO2 में परिवर्तित हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड में MnO2। अब देखो इधर 2 ऑक्सीजन निकले, 4H, तो 2 जल के अणु यहाँ से बाहर निकल गए। क्लियर होने के बाद तीसरी कंडीशन देखना यहाँ पर, MnO4- 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा Mn2+ और 4H2। ध्यान रखना अम्लीय माध्यम में MnO4- है वो Mn2+ में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी जब हम रिएक्शन लिखेंगे अम्लीय माध्यम में, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ बता दो आपको
कुछ अभिक्रिया ऐसी होगी जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ये लिखा जाएगा, और जहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल अभी समझाऊंगा। तो ये रखना कि अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में परिवर्तित होता है। बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और ये रिएक्शन आपके माइंड, तो ये तीनों ऑप्शन अभिक्रिया, लेकिन ये रिएक्शन है वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस आयन Mn2 प्लस में परिवर्तित हो जाता है। क्या लिखा था हमने कि अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस आयन Mn2 प्लस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, MnO4 माइनस 8H प्लस आयन होंगे, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो क्योंकि यहाँ मैग्नीज है वो +7 में था और यहाँ मैग्नीज +2 में, तो +7 से +2 में जब परिवर्तित होगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 5 की। तो ये यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में ये कौन अम्लीय माध्यम में जैसे कार्य क्या करता है, जैसे ये आयोडाइड को आयोडीन में बदल देगा, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में बदल देगा, ऑक्सीलाइट आयन को CO2 में परिवर्तित कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार की ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जैसा हमने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में पढ़ा था। बस रिएक्शन में केवल ये रिएक्शन अलग होगी, बाकी आपकी सेम होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब आपको याद क्या करना है, मैं कुछ समझा रहा हूँ कि यहाँ में हेडिंग लिख लेते कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 निम्न का ऑक्सीकरण करता है। अम्लीय माध्यम में KMnO4 निम्न का, अम्लीय माध्यम में KMnO4 निम्न का ऑक्सीकरण करता है। अब समझना, पहला सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ, आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे समझना, आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। देखो आयोडाइड का मतलब क्या होता है, I-, ये I- से बनाता है I2, आयोडीन बन गया। अब देखो I- से जब I बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो सीधी सी बात है कि अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, चलो एक नेक्स्ट रिएक्शन इसी के लिख लेता हूँ, मैग्नीज वाली अगर आपको याद होगी। तो MnO4 माइनस कौन सा माध्यम, अम्लीय, तो हमने लिखा था 8H प्लस, अम्लीय माध्यम में 8H प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इसको, 5 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या बना देता है ये Mn2 प्लस और 4H2। अब आप एक बात समझो कि I से I2 बन रहा है, तो अगर आप 5I लोगे तो ये 2.5 बनेगा। इसका मतलब ये 5 कब बनेगा, जब यहाँ आयोडीन की मात्रा कितनी हो, 10। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 10 का। सीधी सी बात समझो। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 5, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या है, इसको डबल कर दो तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 और यहाँ पे आपका 8 हो गया। क्लियर है। अब दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ दो। ऐसे इसकी रिएक्शन सेम की सेम पोटेशियम डाइक्रोमेट में थी, वो मैंने एक साथ अलग अलग लिखी थी। अब देखो, अब एक चीज़ गलती क्या की हमने, ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग के तभी तो इधर आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी सब चीज़ों को एक साथ लिख दो। तो 2MnO4 माइनस 10I माइनस 8H प्लस, तो क्या बन जाएगा 2Mn2 प्लस 5I2 प्लस 8H2। इस प्रकार से रिएक्शन की जाती है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में ऑक्सीकरण, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में ऑक्सीकरण। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। Fe2 प्लस को किस में परिवर्तित करना है,
Fe3+ में। तो Fe2+ से जब Fe3+ में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसके मैंने 5 लिए तो इधर भी 5, और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का। अब सीधी सी बात, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो डबल करने की जरूरत नहीं, समीकरण को सेम वे से लिख दो। तो क्या लिख देंगे, Mn(O4) माइनस 5H। जब बेटा इसमें कुछ मिस्टेक ही होगी, ये यहाँ 16 होगा, कितना होगा यहाँ पे 16, तभी तो वहाँ 8 होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका Mn2+ और 4H2। और जो 5 इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हो रहे हैं तो दोनों को एक साथ आप जोड़ दो। तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी रिएक्शन एक साथ हो जाएगी। MnO4 माइनस 5Fe2+ 8H+ से क्या बन जाएगा, Mn2+ 5Fe3+ और 4H2। तो बेटा रिएक्शन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप गलतियों को ही नहीं पकड़ पाओगे। तो अच्छे तरीके से जब आप इनको याद करोगे तब जाके आपका काम होगा। तो इस प्रकार की ये काफ़ी रिएक्शन देता, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, रिएक्शन लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो याद करना है कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 क्या करता है, आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देता है, Fe2+ को Fe3 में परिवर्तित कर देता है, और ऑक्सीलेट आयन को CO2 में ऑक्सीकरण कर देता है, सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण कर देता है, सल्फाइड का सल्फेट में, नाइट्राइड का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, 2 हो गई। अब देखो आगे हम बात करें। अब देखो 2 गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी रिएक्शन है जो आप बना सकते हो। जैसे आगे हम बात करें, तीसरी रिएक्शन में याद करना था कि ऑक्सीलेटो का CO2 में ऑक्सीकरण कर देता है, ऑक्सीलेटो का CO2 में ऑक्सीकरण। चौथा, सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। 5वां आपको विशेष याद करना है, सल्फाइडो का सल्फेट में ऑक्सीकरण। बहुत रिएक्शन बेटे जितनी लिखने चाहो, नाइट्रेटो का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। तो ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट आयन की या पोटेशियम परमैंगनेट आयन उदासीन या क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया अलग देता है, वो हम लिख लेते हैं। तो ये लिख देता हूँ कि उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में रिएक्शन क्या होती है कि MnO4 उदासीन है तो मैंने क्या लिख दिया, जल, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, 2। अब ये याद होना चाहिए, मैग्नेट आयन है तो उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में ये जो MnO4 माइनस है वो MnO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो 2 MnO2। अब देखो 2 MnO2 कितने ऑक्सीजन थे, 4। ऑक्सीजन कितने थे, 4 2 8, तो 4 यहाँ आ गए और 2 OH इसके साथ जुड़ गए। इसके अलावा ये नवजात ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन ये और मुक्त कर देता है। तो बिल्कुल इसको इसके साथ आप याद कर सकते हो। अब ऑक्सीजन को इक्वल कर लेना, आप गलती ना हो कि 4 8 1 9, तो 4 2 6, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3। अब ये उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में भी अभिक्रिया देते हैं, तो ये अभिक्रिया बेटा काफ़ी होती है। तो इन सब अभिक्रियाओं का जो स्क्रीनशॉट है मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, इनको आप पढ़ लेना। जैसे मैंने शुरुआत की 2 रिएक्शन बताई थी उसी प्रकार से ये रिएक्शन होती है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना और हो सके तो याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि KMnO4 की सहायता से सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण कीजिए या आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित कीजिए।
तो उम्मीद है आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बेटा ये तभी याद होंगे कि जब इनको आप बार बार लिखोगे, क्योंकि रिएक्शनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और विशेषकर जो इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शनें होती है, इनऑर्गेनिक वाली जो रिएक्शन होती है, इनको इक्वल अर्थात संतुलित करने में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि कहाँ पे कितने नंबर लिखने, क्या लिखना है। इसी के साथ ये हो गया। इसी के साथ अपना जो डी और ए ब्लॉक, जो चैप्टर नंबर 8 था, जिसमें 2 ब्लॉक थे डी और एफ, तो ये डी ब्लॉक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका ए ब्लॉक स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक। जो डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व और ए ब्लॉक को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। हाँ, इसकी एक केमनोफोर की एक लाइन याद आ गई जो हम लिख लेते हैं कि अगर आपको पता है कि केमनोफोर का प्रयोग किस में होता है, अनुमापन में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में केमनोफोर का जो अनुमापन होता है वो संतोषजनक नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो अम्ल होता है वो क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूँ, नोट लगा के, बुक में दिया हुआ है, तो सीधा क्वेश्चन कभी कभार पुटअप हो जाता है। तो वो बात कर लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 का अनुमापन संतोषजनक नहीं होता है। आपको पता होगा कि जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो उसमें पहला प्रैक्टिकल होगा अनुमापन। उस अनुमापन में एकदम पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का प्रयोग करते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 का जो अनुमापन किया जाता है, तो अनुमापन क्या होता है, संतोषजनक नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्योंकि चाहे तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें, क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। स्क्रीनशॉट। इसी के साथ आपका ये डी और डी ब्लॉक कंप्लीट है। इसके बाद कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियाँ होती है, 4F और 5F, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे। 2 या 3 दिन में ये चैप्टर अपना समाप्त भी हो जाएगा। इसके साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।